गुजरात में आम आदमी पार्टी 12% वोट से आई विधानसभा में, और यदि उनका वोट शेयर ऐसे ही बढ़ता गया तो आने वाले समय में गुजरात में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होम स्टेट में विद्रोह के चलते उनको टिकट बदलना पड़ रहा है। वहाँ राजपूत अलग है, पटेल अलग है, सब बीजेपी को जवाब मांग रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में सारा पावर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, वो चुनाव आयोग के पास है। तो अगर नहीं है तो इस माहौल में क्या चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग इंटरवीन नहीं कर सकते? चुनाव आयोग क्या है? मोदी जी है। 80 में से कुल कितने सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार हार सकती है? 18 में से 8 वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन के खड़ी हो गई कि एक चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई है? अभी तो हमारे पास सर्कस का शेर है, रिंग मास्टर जैसा बोलेगा वैसा करेगा। तो रिंग मास्टर कौन है? रिंग मास्टर यकीनन नरेंद्र मोदी जी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। देश की परिस्थिति देखकर आज समझ पाना मुश्किल है कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं या अलोकतांत्रिक देश में हैं, क्योंकि आज शायद ही कोई सरकारी संस्थान है जो निष्पक्ष है, जिन पर सरकारी दबाव नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी 400 पार करने का ताल ठोक रहे हैं तो केजरीवाल को जेल में डालने की क्या जरूरत पड़ी? हेमंत सोरेन को जेल में डालने की क्या जरूरत पड़ी? चुनाव आयोग को अपने इशारे पर चलवाने की क्या जरूरत पड़ी? आज इस एपिसोड में यह खुलासा होगा कि केजरीवाल के चलते दिल्ली की 7 सीटें और गुजरात जो मोदी का गढ़ है, उस गुजरात की 8 सीटों पर केजरीवाल ने मोदी शाह के नाक में दम कर दिया है। तो मोदी की हार खुद मोदी को साफ साफ दिखने लगा था। साथ ही जो इंटरनल सर्वे सामने आया है उसका भी खुलासा आज इस एपिसोड में खुद वानखेड़े जी करेंगे। सर स्वागत है देश नीति के मंच पर आने के लिए। सर, सामने 2024 चुनाव है, सर पर है, चुनाव का आगाज भी हो गया है। ऐसे में देश की परिस्थिति को देखकर यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनके पैरों तले जमीन जो है वो खिसकता चला जा रहा है। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी के चलते की गई है और इससे किसे कितना नफा नुकसान होगा, किसे फायदा होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इंटरनल सर्वे में आपके पास क्या खबर है? आपके पास क्या खबरें आ रही है कि इंटरनल सर्वे में क्या कुछ पाया जा रहा है कि वाकई नरेंद्र मोदी की जीत होगी आगे चल के, या पासा जो है वो पलट चुका है? मुझे लगता है कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मैं इसलिए वो कह रहा हूं कि यदि अब की बार 370 पार और अब की बार 400 पार ये सपना न होते हुए यथार्थ के धरातल पे दिखने वाला दृश्य होता तो फिर भाजपा को ये जरूरत नहीं थी कि केजरीवाल को जेल में डाले, सोरेन को जेल में डाले, भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ ले, ऐसे मुद्दे उठाए जिसका कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु में जाके आप आज से 50 साल पहले जो एक द्वीप दिया गया लंका को, उसका जिक्र आज करते हैं आप। जो वस्तुस्थिति है देश की, जिन इश्यूज पे बात करनी होगी, क्योंकि आप लोकसभा में और 5 साल यदि मांगते हैं तो आपके पास रोड मैप का है। आप बार बार कहते हो कि 4 जून को नतीजा आने के बाद 100 दिन का मेरे पास प्रोग्राम है, लेकिन 100 दिन का प्रोग्राम क्या है? किस तरह देश को लेके जाएंगे? आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपने अभी तक जो किया उसका बखान कीजिए। आपने देश को क्या दिया? यदि ये सारी चीजें खोखली है और हर जगह आपको ये पता है कि आप तकलीफ में हैं, आपको ये पता है कि 270 के भी लाले पड़े हुए हैं, तो क्या 370 ये वॉर क्राई है? 400 पार ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए है? क्या केजरीवाल का गुनाह इतना बड़ा था कि उसको जेल में जाना था? 1.5 साल पहले एफआईआर दर्ज हुई है। जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिए उनके पहले 4-4, 5-5 स्टेटमेंट में कहीं केजरीवाल का जिक्र नहीं है। वो केजरीवाल का जिक्र करते उनको बेल मिल जाती है, बेल मिल के बाहर आ जाते हैं, वो बीजेपी को फंड देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। ये जब चेन में देखता हूं तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और
प्रधानमंत्री जी को फिर झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं झूठ क्यों कहता हूं? प्रधानमंत्री जी ने तमिल चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक सवाल पूछा इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसमें बीजेपी को कोई बैकफुट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र 2014 के पहले क्या फंडिंग होता था? कौन फंड किसको दे रहा है किसी को पता ही नहीं था। सब काले धन का राज था। ये मोदी लेके आया इलेक्टोरल बॉन्ड, जो आम जनता को पता पड़ता है किसने किसको कितना दिया और किसके कहां खर्चा किया। लेकिन कोर्ट में तो सरकार कुछ और कह रही थी। भाई ये मोदी जी को क्यों बोलना पड़ रहा है? यदि मोदी जी ऐसा बोलते हैं तो फिर मोदी जी के वित्त मंत्री जो 2017-2018 के बजट में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ये क्यों कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सीक्रेसी मेंटेन हो जाएगी, और सीक्रेसी मेंटेन होगी तो कारपोरेट सेक्टर चंदा देने के लिए सामने आएगा। यदि सीक्रेसी नहीं है तो फिर कारपोरेट सेक्टर दूर भागता है चंदा देने से। ये जेटली जी को क्यों कहना पड़ा? 2018 से लेकर 2024 तक ये कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मामले में ये पड़ा हुआ था ये केस। क्यों सरकार इसको खींच रही थी? सरकार क्यों एफिडेविट दे रही थी कि इस देश के जनता को अधिकार ही नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो जाने कि ये चंदा किसने दिया किसने लिया। ये सरकार का एफिडेविट है, मोदी सरकार का। तो कितना झूठ बोलते हैं। उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो उन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन को सब्जेक्टिव करिए आप, एकदम खुला करके। सरकार बिल जब सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा उठाया तो एसबीआई ने कहा कि नहीं भाई, अब हम वो दे नहीं पाएंगे, हमको 4 महीने का टाइम चाहिए। फिर डंडा उठाया, तुरंत आ गया डाटा, वो इनकम्प्लीट आ गया। फिर डंडा उठाया तो कंप्लीट आ गया। इतना नाटक करने की जरूरत क्या थी? तो प्रधानमंत्री ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाके इस देश में रिश्वत खाने का लीगलाइज्ड नया तरीका शुरू किया था। भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने का काम था। और आप कह रहे हैं कि मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड लाके ट्रांसपेरेंसी लाई। ट्रांसपेरेंसी सर्वोच्च न्यायालय ने दिलवाई। साधुवाद सर्वोच्च न्यायालय को। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय ने दिलवाया, साधुवाद उनको। और ये कहते हैं कि जो राम को लाया है उसको लाएंगे। अरे कौन लाया राम को? किसने कहा राम को ही लाए? दूसरे का श्रेय लेने का मास्टर स्ट्रोक कहते हैं उसको, दूसरे का श्रेय लेना। लगातार प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे लड़ रहे हैं। आपने केजरीवाल जी का नाम लिया। केजरीवाल जी अंदर क्यों है? एक शराब घोटाले में 100 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप है। सॉलिड प्रूफ क्या है? एक 35 लाख का चेक है जो दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के साथ चल के उप मुख्यमंत्री को दिया, मनीष सिसोदिया को। उन्होंने वो पार्टी के फंड में अकाउंट में डाला। क्लियर ट्रांजैक्शन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते तो रिश्वत नहीं कहलाती। चेक से पेमेंट लिया तो रिश्वत हो गई। लेकिन पूरे 100 करोड़ के आरोप में, मैं आरोपों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि महाराष्ट्र में अनिल देशमुख पे भी 100 करोड़ के आरोप लगे थे और चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की है। 100 करोड़ कहां गायब हो गए बता नहीं सकते। सिर्फ वसूली सरकार करके बीजेपी के प्रवक्ता चिल्लाते रहे, गोदी मीडिया दिखाता रहा। वो 100 करोड़ के बारे में आज कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि 100 करोड़ थे ही नहीं। ऐसा हो सकता है यहां पे भी हो, क्योंकि मेरे पास एक इंसिडेंस है। ईडी कैसा हवाबाजी करता है, इसलिए मुझे ईडी के 100 करोड़ पे विश्वास नहीं। मामला 35 लाख का दिखता है, सामने चेक है। तो इसी दारू के कांड में जो सबसे बड़ा अभियुक्त, जिसको आपने किंगपिन बोला था, मास्टरमाइंड बोला था, उसने 55 करोड़ दिए आपको। तो शराब घोटाले का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो बीजेपी है। ईडी तो कोर्ट में ये भी बता रही है ना कि ये इस पूरे घोटाले का सरगना जो है वो अरविंद केजरीवाल है। उनके पास व्हाट्सएप चैट है, लेकिन अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं। व्हाट्सएप चैट शाहरुख के बेटे की भी थी। शाहरुख के बेटे ने अपने दोस्त को कहा था लेट्स हैव फन, और लेट्स हैव फन का मतलब आइसक्रीम खाना भी होता है, बियर पीना भी होता है, किसी लड़की के साथ घूमने जाना भी होता है,
डांस बार में भी जाना होता है। लेट्स हैव फन को इन्होंने ड्रग के साथ जोड़ते उसको ड्रग डीलर बताया, पैडलर भी नहीं। ये तो ईडी और हमारे सरकारी एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन है। तो इसमें तो सवालों के घेरे में फिर दिल्ली हाईकोर्ट भी आ जाएगा, जैसे मदन लोकुर पूर्व जस्टिस ने कहा है। मैंने तो हमेशा कहता हूं, यदि इस देश में लोकतंत्र, यदि कई केसेस ऐसे हैं जो बीजेपी के, पर उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको कि चंडीगढ़ वाला मामला ले लीजिए। चंडीगढ़ वाले मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया, सारे लोग कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बढ़िया काम किया। मेरा ऑब्जर्वेशन अलग था। मेरा ऑब्जर्वेशन था इट वॉज वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड प्लॉट बाय बीजेपी, जिसमें नोइंगली और अननोइंगली न्यायपालिका का उपयोग उन्होंने किया। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट पीछे क्यों हट रहा है, या वक्त क्यों लग रहा है इस मामले में? वक्त इसलिए लग रहा है कि ये बार बार कहते हैं कि हमें, अब मुझे बताइए, 6 महीने से वो संजय सिंह के मामले में बोल रहे थे। 6 महीने में उनको पूछा कि आपने संजय सिंह के खिलाफ, आपके पास एक स्टेटमेंट है, एक वक्तव्य है, एक एफिडेविट है, किसी ने किया है, उस एफिडेविट पे आप किसको कितने देर जेल में लगाते हो? यदि कल आपने एक एफिडेविट दे दिया कि अशोक वानखेड़े जी को मैंने 5 करोड़ रुपए दिए, मुझे ईडी उठा के लेके जाएगी, लेकिन मुझे जिंदगी भर रख तो नहीं सकती ना। आपने 5 करोड़ दिए, वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगी, कैसे दिए, किसको दिए, क्या किए, अशोक वानखेड़े के पास कैश कहाँ है, ये कैश कहीं तो रखी होगी, सोना खरीदा होगा, घर खरीदा होगा, किसी को दिया होगा। यदि ईडी कहती है कि ये 100 करोड़ जो गोवा चुनाव में गए, ये वेंडर को बांट दिए, कैश का हिसाब किताब तो रहता नहीं, तो फिर तुम्हारे पास हिसाब किताब भी नहीं है, तुम कहते हो वेंडर को दे दिए, क्या प्रूफ है तुमको वेंडर को दे दिए? मुंबई पुलिस कमिश्नर को जब पूछा कोर्ट ने कि आपने 100 करोड़ का आरोप लगाया है गृह मंत्री पे, उन्होंने कहा कि ये मैं सुनी सुनाई बातें, मैंने कुछ लोगों से बोलते हुए सुना था। एक आईपीएस ऑफिसर सुनी सुनाई बातों पे एक गृह मंत्री को महाराष्ट्र जैसे राज्य के जेल भिजवाता है, वो 13 महीने जेल में रहता है अनिल देशमुख, 13 मंथ फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। अब ईडी ना उसको कोई समझ दे रही है, क्योंकि ईडी को मालूम है ये केस आगे ले जाएंगे तो अंधे मुंह गिरेगी। लेकिन अनिल देशमुख को यह बोला गया था कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए और कहिए कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मुझे 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए बोला है, आप छूट जाएंगे। लेकिन क्या केजरीवाल के मामले में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए यह मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ गया? बिल्कुल, क्योंकि ये जो दिल्ली के 7 लोकसभा चुनाव है वो अब दांव पर है। दांव पे देखिए, मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को ये 7 सीटें इंपॉर्टेंट नहीं थी, उनको गुजरात इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आम आदमी पार्टी 12% वोट से आई विधानसभा में, और यदि उनका वोट शेयर ऐसे ही बढ़ता गया तो आने वाले समय में गुजरात में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी। कांग्रेस के साथ टाइप करने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में एक फोर्स बन गई। आज गुजरात की 8 सीटें परेशानी में हैं। गुजरात में पहली बार हुआ कि बीजेपी के दिए हुए टिकट लोगों ने वापस किए। ये सारी चीजें ये बताते हैं, गुजरात में पहली बार विद्रोह हुआ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होम स्टेट में। विद्रोह के चलते उनको टिकट बदलना पड़ रहा है। वहां राजपूत अलग है, पटेल अलग है, सब बीजेपी को जवाब मांग रहे हैं। उन्हें लगा मेरा होम स्टेट यदि मेरे हाथ से जाएगा तो ज्यादा डैमेज होगा। और गुजरात में आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, पंजाब में मान है, दिल्ली में बहुत सारे कैबिनेट मंत्री जब निकल आएंगे तो कोई कमी नहीं पड़ेगी। संजय सिंह अकेले काफी है यूपी से लेकर पंजाब तक लट घुमाने में मतलब प्रचार करने में। अगर चुनाव आयोग के बारे में बात की जाए, क्योंकि बात केजरीवाल की हो रही है और विपक्ष का एक मुख्य चेहरा है अरविंद केजरीवाल, देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में सारा पावर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, वो चुनाव आयोग के पास है। तो अगर बात देश की कहीं ना कहीं सेफ्टी की नहीं हो रही है, सिक्योरिटी की नहीं हो रही है, तो इस माहौल में क्या चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग इंटरवीन नहीं कर सकते कि इन चीजों का बाद में कीजिए, 2 महीने का वक्त ले लीजिए आप? लेकिन क्या कभी कोई अपने खिलाफ काम करता है क्या? चुनाव आयोग क्या है? मोदी जी है। चुनाव आयोग में ट्रांसपेरेंसी कहां है? मैं कई बार शायद आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूं,
कह चुका हूं पहले कि जब वो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को पूरा उन्होंने बता दिया कि लड़ना क्यों जरूरी है, सब कुछ बोलने के बाद भी अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गांडीव उठाए। फिर उनको दिव्य स्वरूप दिखाना पड़ा। उनको दिव्य स्वरूप दिखाने के पहले उन्होंने अपनी व्याख्या की श्री कृष्ण ने कि मैं कौन हूं। मैं पेड़ों में पीपल हूं, मैं जानवरों में सिंह हूं, मैं मनुष्य में अर्जुन हूं। ये उन्होंने अपना हर जगह पे मैं कहां मौजूद हूं। वैसे उद्योगपति में मोदी जी अडानी है, चुनाव के दौरान वो इलेक्शन कमीशन है, कई जगह स्वयं न्यायपालिका है, गृह मंत्रालय में वो अमित शाह है, डिफेंस मंत्रालय में वो राजनाथ सिंह है, मध्य प्रदेश में वो डॉक्टर यादव है। सभी तो उनके रूप है। यदि नरेंद्र मोदी जी को गारंटी होती अपनी जीतने की, तो चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हैं उसकी जो व्यवस्था संवैधानिक बेंच ने दी थी कि प्रधानमंत्री स्वयं रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको बैलेंस करने में रहे, ये 3 लोगों के सामने पैनल डिस्कस हो, तब जाके कहीं ट्रांसपेरेंट एक आदमी, निष्पक्ष आदमी चुनाव आयोग में बैठ सकता था। आपने नया कानून लाके प्रधानमंत्री स्वयं, लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके एक और मंत्री, तो ये दोनों मिलकर जब सत्ता पक्ष मिलकर तय करेगा कि चुनाव आयोग कौन होगा, तो ऐसा चुनाव आयोग थोड़ी बिठाएंगे जो उनको काटेगा या उनके खिलाफ कोई डिसीजन लेगा। चुनाव आयोग तो आदेश लेगा डिसीजन लेने के बजाय। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के पहले राहुल गांधी को पत्र भेजा कि आप बोलते समय ध्यान रखिएगा, चुनाव आ रहे एडवांस में। और प्रधानमंत्री जी शक्ति, मंदिर, धर्म, तमाम बातें का उपयोग करते हैं। चुनाव आयोग मौन है। वर्तमान में चुनाव आयोग महात्मा गांधी के बंदर हो चुके हैं, लेकिन परिभाषा अलग है। महात्मा गांधी के 3 बंदर बताते थे जो उनके टेबल पे रखे हुए थे। जो आंखों पे हाथ रखता था बुरा मत देखो, जो कानों पे हाथ रख के कहता था बुरा मत सुनो, जो मुंह पे हाथ रख के कहता था बुरा मत बोलो। वर्तमान में जो हमारे यहाँ गांधी जी के बंदर है, वो कहते हैं कि मोदी के बारे में कुछ मत देखो, बुरा मत देखो, मोदी जी के बारे में बुरा मत सुनो, मोदी जी के बारे में बुरा मत कहो। आप अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्ताधीश के अधीन में काम करता हुआ नजर आ रहा है, यकीनन आपके मुताबिक, तो उसके बाद भी केजरीवाल को जेल में डालने की जरूरत पड़ रही है। गुजरात में आप कह रहे हैं कि 8 सीटें जो है वो दांव पर है, वो मोदी जी का गढ़ है, शाह का गढ़ है। ऐसे में आपके मुताबिक किन किन राज्य में भारतीय जनता पार्टी, अगर इंटरनल सर्वे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन है वो खिसकती चली जा रही है? यूपी में खिसक रही है, बंगाल में खिसक रही थोड़ा है, सीटों के साथ सर बताइएगा। यूपी में खिसक रही है। यूपी में खिसक इसलिए रही है कि राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी स्थिति गड़बड़ है। जिस हिसाब से इनको छोटे छोटे लेवल पे टाइप करना पड़ रहा है, कभी राजभर, कभी निषाद, कभी चौधरी चरण सिंह के पोते, एक एक सीट के लिए भारत रत्न देना पड़ रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव और उसके बाद ओएसी को उतारना पड़ रहा है। ओएसी कहते हैं कि मैं स्वयं उतरा हूं, लेकिन सबको पता है ओएसी के उतरने से क्या होता है। मायावती जी ने जो पहले फेज में टिकट बांटी है वो शुद्ध रूप से बीजेपी को परेशानी खड़ी कर रही है। अखिलेश ने जो सीटें बांटी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रही है। आजम खां की मौत का जनाजा जो उनका उठा, तो उस जनाजे में मुसलमान से ज्यादा हिंदू था। इससे परेशानियां आ रही हैं। 80 में से कुल कितने सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार हार सकती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले सकता हूं। 2019 में पूरे देश ने मोदी जी को साथ दिया। यूपी में मोदी जी की सीटें घटी। इस बार उन सीटों में और 20 से 22 सीटों का
घटान है। 20 से 22 सीटें और घट सकती है, हम्म। मतलब करीब करीब हाफ में आ जाएगी बीजेपी। यूपी के बाद बिहार में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ भले ही कर लिया हो, लेकिन आरजेडी को इसकी सिंपैथी मिली है, क्योंकि इस बार नीतीश बाबू क्यों छोड़ के गए ये नीतीश बाबू भी बता नहीं पा रहे। उसके बाद बीजेपी में अपना घमासान है। बीजेपी एनडीए गठबंधन ने जो सीटें दी है उसमें से 40% सीटें, 14 सीटें जो है वो सिर्फ रिश्तेदारों को है, किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी का ब्याही। ये जो परिवारवाद है ये एनडीए गठबंधन का इतना खुल के आया है, उससे परेशानी है। बंगाल, बिहार में कितनी सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इस बच जाएगी मुझे या लगता है एनडीए के कि हाथ से? पिछला जो स्कोर था उसमें कम से कम इनको 5 से 6 सीटों का नुकसान है। 5 से 6 सीटें। अब आप आइए बिहार में, अपने बंगाल में। बंगाल में 18 सीटें थी, 18 में से 8 वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 18 में से 8 वापस आ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन कहा तो जा रहा है कि बंगाल में ममता और मोदी में डील हो गई है, इसीलिए अभिषेक का मामला ठंडा पड़ा है। ये कोई अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ममता ने यूसुफ पठान को उतार दिया मुर्शिदाबाद से, जहां वो इतने समय से ये सब सांसद होगा। है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस और ममता अलग अलग लड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो लोग ममता को पसंद नहीं करते उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है कहीं जाने का, तो मजबूरी है उनकी बीजेपी में जाना। पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस और लेफ्ट बैकफुट पे खेले तो बीजेपी को फायदा हो गया, 70-73 सीटें आ गई उनकी। ममता की सीटें कम नहीं हुई, तो कम किसकी सीटें हुई? लेफ्ट और कांग्रेस की। क्यों हुई? क्योंकि जो लोग ममता के साथ जाना नहीं चाहते कांग्रेस में बचे हुए हैं, इसीलिए अपोजिशन का स्पेस बनाए रखना चाहिए, वो देना नहीं चाहते बीजेपी को। कई जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी होगा टीएमसी और कांग्रेस में, देख लीजिए आप। आगे बंगाल के आगे आप फिर महाराष्ट्र आ जाइए, जो सबसे बड़ा गैप है। महाराष्ट्र में ये सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। सिंगल डिजिट पे 48 सीटें हैं। 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की जनता ने कभी भी पार्टी टूट को, जो तोड़ के चले गए पार्टी, उसको कभी साथ नहीं दिया। महाराष्ट्र में हालत इतनी पतली है कि राज ठाकरे, जिसका मात्र 1% भी वोट नहीं होगा, उसको भी आपको बुके देना पड़ रहा है, स्वागत करना पड़ रहा है। आज की खबर यह है कि ये पुराने जो लोग चले गए बीजेपी छोड़ के, एकनाथ खड़से जैसे स्टालवर्ड, इनके सबके घर के चक्कर काट रहे हैं कि आप वापस आ जाइए पार्टी में। क्यों हो रहा है? मोदी है तो मुमकिन है भाई, जिताओ मोदी जी के चेहरे पे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन के खड़ी हो गई कि एक चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई है? यकीनन वो पहले अच्छी बात थी, आज उनके लिए सबसे दूसरा मुसीबत की बात है। राज्य, मेजर राज्य एक रह गया जहां सबसे बड़ा डीप होगा, कर्नाटक। कर्नाटक में भी 10 से 12 सीट का डीप है। मेरे आकलन से पूरे देश में भाजपा 80 से 120 सीटें पिछली बार के टैली से कम आएगी। कर्नाटक में तो 28 में से 26 सीटें पिछली बार लेके गई थी, इस बार 6 भी सीटें मुश्किल है। किस वजह से आप ये कह रहे हैं? सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी में भयानक विद्रोह है। ईश्वरप्पा, जो उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, शिमोगा से उसने इंडिपेंडेंट फाइल करने का अनाउंस किया है। और शिमोगा से कौन लड़ रहा है? येदुरप्पा का बेटा। ईश्वरप्पा ने कहा कि येदुरप्पा के घर में अपनी पूरी पार्टी बांध दी है, कार्यकर्ता कहां जाएगा? यानी यूपी के 80 सीटें, बिहार में 40, बंगाल के 42 सीटें, महाराष्ट्र के 48 और कर्नाटक के 28 सीटें दांव पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
बहुत बड़ा जहां crisis। पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हम्म। यदि 230 235 के रेंज में आती है हम्म। तो फिर गणित बिगड़ेंगे कई लोगों के। अब सवाल यह है कि देश में एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कितना भी कहे 400 पार। लेकिन विपक्ष कहां पर खड़ा है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी मैटर मेरा- करता है और विपक्ष भी मैटर करता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन मैं इस बात पे खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ जो लड़ाई है वो कांग्रेस के भरोसे आप जीत ही नहीं सकते। जो कांग्रेस पूर्ण रूप से बीजेपी में हो गई हो, सारे बीजेपी के स्लीपर सेल और एजेंट बैठे हैं कांग्रेस में, वो कांग्रेस को लड़ने नहीं देगी मोदी जी के खिलाफ। बेहतरीन उदाहरण राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। तीनों राज्यों में अनुकूल परिस्थिति होते हुए भी बीजेपी को जितवाया तो कांग्रेसियों ने जितवाया। वही सवाल है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस तरह का जिन माहौल राज्यों में स्टेक पे है बीजेपी, वहां कांग्रेस का वजूद नहीं है, कर्नाटक छोड़ा तो। और कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार, सीतारामैया, ये जो लोग अपने आपस में मिलकर जो काम कर रहे हैं, उनका खेला है। यदि कर्नाटक में थोड़ा जरा ज्यादा इंटरफेरेंस सुरजेवाला का हो गया तो वहां भी पार्टी डूब जाएगी। सुरजेवाला को उसने बाहर रखा है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, तब जाके कर्नाटक में वो जीत पाए। तो कर्नाटक में कांग्रेस सीटें लाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनको डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। बंगाल में ममता कर रही है, यूपी में अखिलेश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली, गुजरात में तकलीफ दे रही है। तो रीजनल पार्टीज बीजेपी के लिए हवा बन के खड़ी हुई है। कांग्रेस की भरोसे नहीं कहता हूं मैं। आज भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा सीटें यदि क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी तो कभी मध्य प्रदेश हो सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश में 4 सीटें कांग्रेस के लिए अनुकूल बताते हैं। एक तो दिग्गी राजा की खुद की सीट होगी, एक नकुल नाथ की सीट होगी छिंदवाड़ा की, और एक ग्वालियर और मुरैना, ये 2 सीटें हैं जो बीजेपी का अंदरूनी द्वंद्व इतना है कि वो सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। तो 4 सीटें वहां हो गई। राजस्थान में 11 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा मतदान कांग्रेस का था उन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में। वहां अच्छे कैंडिडेट दो और ठीक से मार्किंग करो 1 to 1, तो वहां 11 सीटें आ सकती है। लेकिन वो नहीं करेंगे, बेच देंगे सीटें। शायद कोटा में ओम बिरला का सीट भी कोटा वहां पर में भी वो- दाव ये पेच सब फंसा हुआ है। पेच इसलिए फंसा हुआ है कि आपके कोटा में जो कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया वो रानी साहिबा का खास आदमी है। लेकिन फिर भी एक देश चलाने के लिए विपक्ष की ओर तो देखा जाएगा, सारी रीजनल पार्टीज मिला के तो देश नहीं चला सकते। नहीं, सवाल है कि यदि बड़ी या बीजेपी फिर एक बार क्लीन स्वीप करेगी? सवाल ये है कि बीजेपी नहीं, ये कहना गलत है कि क्लीन स्वीप करेगी। सीटें कम आएंगी बीजेपी की। मैंने यही कहा कि सबसे बड़ी राजनीतिक दल बीजेपी होगी। 230 235 पे भी बीजेपी सबसे बड़ा दल होगा और सामने क्षेत्रीय दल होंगे। सवाल बीजेपी का सत्ता में ना रहना ये नहीं है। इस देश में कोई भी सत्ता में आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, थर्ड फ्रंट आए, उस सत्ता के हाथी पर अंकुश होना जरूरी है। यूपीए सरकार के दौरान लेफ्ट पार्टीज का एक अंकुश होता था। जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो आप दादागिरी से काम नहीं कर सकते। 4 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो 3 ने विवेक खोया, एक का तो विवेक जिंदा हो सकता है। यहां जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है, आपको 300 पार हो जाते हो, तो फिर वो सत्ता का अहम और दम इतना हो जाता है कि आपकी प्रवृत्ति ही प्रजातंत्र से तानाशाही की तरफ मुड़ती है। और फिर जो बीजेपी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता था, राष्ट्रवाद की बात करता था, अब वो मोदी की गारंटी की बात करता है, मोदी के सरकार की बात करता है। मोदी जी कहते हैं कि मैं लाया, ये मेरा, ये मैं, मेरा, मेरी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब
किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो ना वो न्यायपालिका का सुनती है, ना वो चुनाव आयोग का सुनती है, ना किसी के मतलब अपने मनमाने ढंग से सरकार चलाती हुई नजर हमने आती है। देखा है जब राजीव गांधी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी तो शाहबानू केस में एक कानून बना था ना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलते हुए। मोदी जी के पास एब्सोल्यूट है तो वो बदल रहे हैं कानून। आखिरी सवाल आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद एक झटका जो और दिया भारतीय जनता पार्टी को, अगर कहा जाए कि जितनी वोटों की गिनती या वोट डाले जाएंगे ईवीएम में, जितनी वोटों की गिनती वीवीपैट में होगी वो 100% होनी चाहिए, दोनों में 100% का मिलन होना जरूरी है। क्या इससे चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी? मुझे लगता है कि ये झटका नहीं कहूंगा मैं, एक नोटिस मिला है। अब नोटिस का जवाब क्या देता है इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो वीवीपैट की जो प्रिंट आउट निकलता है वो थर्मल प्रिंटर पे है, उसका लाइफ शेल बहुत कम होता है। आपको पूरे देश में प्रिंटर बदलने होंगे। चुनाव की एक्सरसाइज ऑलरेडी चालू हो चुकी है। हो सकता है कि चुनाव आयोग ये एफिडेविट दे कि ये हम बिल्कुल करेंगे लेकिन अगले चुनाव से, क्योंकि अब चुनाव प्रोसेस आधा में पहुंच गए हैं। आधे प्रोसेस में इतना सारा बदलाव करना हमारे लिए टेक्निकल ठीक नहीं है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय वो दलील स्वीकारता है या सर्वोच्च न्यायालय कहता है नथिंग डूइंग, हम टेंडर निकालेंगे, लोग हैं प्रिंटर देने वाले। जैसा एसबीआई को टाइट किया वैसा कर सकते हैं क्या? लेकिन एसबीआई ये स्वायत्त संस्था नहीं है, वो सरकारी बैंक है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था, कम से कम कागजों पे हमारे संविधान में उसकी स्वायत्तता दी हुई है। एक शेर होता है जंगल का, वो राजा होता है, उसकी एक प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो शेर जब सर्कस में आता है तो रिंग मास्टर के कहने पे नाचने लगता है। तो आप ये शेर को देख के ये नहीं कह सकते कि वो शेर है, वो सर्कस का शेर है, वो जंगल का शेर है। वर्तमान में हमारा चुनाव आयोग सर्कस का शेर बन चुका है। इसके पहले लिंगदो थे, इसके पहले शेषन थे, तब उन्होंने बता दिया था कि चुनाव आयोग के भी मुंह में दांत है और चुनाव आयोग भी कईयों को औकात में ला सकता है। अभी तो हमारे पास सर्कस का शेर है, रिंग मास्टर जैसा बोलेगा वैसा करेगा। और रिंग मास्टर कौन है? रिंग मास्टर यकीनन नरेंद्र मोदी जी है, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए सर, फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया देश नीति के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।